फर्डिनेंड डी सॉशर। फर्डिनेंड डी सॉशर स्विट्जरलैंड में पैदा हुए हैं और फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया स्ट्रक्चरलिज्म का, जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का आप कह लें कि फाउंडर है। आपको इसने बताया कि हर चीज का स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज का भी स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक, देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एज वेल। और आप बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर में वो बताता है कि आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे कहता हूं व्हाट व्हाट, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्लास। या मैं कहता हूँ हो, तो हो से हम बहुत सारी चीजें प्रोडिक्ट प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। हाउ आर यू गोइंग, हाउ इज योर क्लास। सो बहुत सारी चीजें फिर लैंग्वेज में प्रोडिक्शन भी होती हैं। और लैंग्वेज में एक चीज है जो हमें फर्डिनेंड डी सॉशर ने बताई कि लैंग्वेज बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस है। इसके अंदर इसकी एक एक करेक्टरिस्टिक है, उसका मतलब है कि आर्बिट्रेरीनेस। लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्टिविटी होती है, लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट रखती है अपने अंदर, लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी रखती है, डिस्प्लेसमेंट रखती है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरीनेस होती है इसके अंदर। ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्ट्रक्चर जो है वो, उसको हम इस तरह समझते हैं, देखिए ये एक दुनिया है, ये एक कायनात है जिसको यूनिवर्स कहते हैं। एक हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के अंदर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज होते हैं, और कंट्रीज के अंदर सिटीज होते हैं, और फिर फर्दर सिटीज के अंदर विलेजेस होते हैं। इस तरह हर चीज को एक स्ट्रक्चर में समझा जाता है। कोई भी चीज बगैर स्ट्रक्चर के नहीं, लैंग्वेज हो, कोई बर्ड हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लेनेट हो या सोलर सिस्टम हो, हर चीज एक अपना स्ट्रक्चर रखती है। इसको स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी थ्योरी को लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा, अगर आप किसी किसी टेक्स्ट को लेते हैं तो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होगा, पोएम को लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा। पोएम के अंदर अगर पोएम को देखा जाए तो पोएम के अंदर भी क्या होता है, उसका रिदम होता है, उसकी मैट्रिकल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर सिस्टेट और उसका कॉन्सेप्ट होता है, ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट होता है। फिर उनको सर्टन स्टेंजा में बांटा जाता है, स्टेंजा के अंदर मजीद उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है राइटर यूज करता है, पर्सोनिफिकेशन यूज करता है, पैराडॉक्सेस यूज करता है, लाइटिटीज यूज करता है, और रिदम उसके अंदर लाता है, राइमिंग स्कीम लाता है। ये सारी चीजें मिलके उसका स्ट्रक्चर वाजे करती हैं। हमें जरूरत नहीं है, कैथरीन बेल्सी ने भी ये कहा कि हमें जरूरत नहीं है राइटर की बायोग्राफी जानने का, हमें जरूरत नहीं है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने का, हमें जरूरत नहीं है वो क्या पढ़ता रहा, उसके इन्फ्लुएंसेस को। हम जस्ट एक लैंग्वेज को लें और उसके स्ट्रक्चर को, हम एक पोएम को लें और उसके स्ट्रक्चर को फाइंड करें, इसका स्ट्रक्चर है क्या, इसके अंदर इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन कहाँ है, इसके अंदर पैराडॉक्सिस कहाँ है, इसके अंदर सिंबल्स कहाँ है, इसके अंदर मीटर्स कौन से हैं, इसके अंदर रिदम कौन सा है, इसके अंदर स्पीकर कौन सा है, इसके अंदर लिसनर कौन सा है, इसके अंदर सेटिंग कौन सी है, ये स्ट्रक्चर ही तो है। तो उसने भी यही एम्फेसाइज किया था कि स्ट्रक्चर लिस्ट जो है बेस्ट थ्योरी है। उसने स्ट्रक्चर को, किसी पोएम को डिफाइन करने का जो प्रोसीजर बताया था, वो कहती है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच बेस्ट है किसी भी पीस ऑफ योनरा को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हम चीजों को आइसोलेट कर सकते हैं और बतौर टेक्स्ट ले सकते हैं चीज को। मैंने आपको बताया था कि वर्क और टेक्स्ट में बड़ा फर्क है, और इसको वर्क से टेक्स्ट बनाने में भी काफी टाइम लगा था। रोनल्ड बार्थ जिसने बुक लिखी थी डेथ ऑफ द आथर, उसने पहली दफा बताया कि हमें अब वर्क की जरूरत नहीं है। जब राइटर ने कोई चीज लिख दी, अब वो राइटर से आजाद हो गई, अब वो एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर रीडर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, एक क्रिटिक जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, हम उसको उससे मीनिंग ले सकते हैं इन इसके स्ट्रक्चर को लेके। रिदम, अरेंजमेंट, कंपोजिशन, थॉट, स्पीकर, लिसनर, सेटिंग, मेटाफर्स, इमेजेस, सिंबलिज्म,
लाइटिटीज कौन सी यूज की है, पैराडॉक्सेस कौन से यूज किए हैं राइटर ने, ठीक है, किस तरह राइटर ओनोमेटोपिक लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसका स्पीकर कौन है इसके अंदर, इसका लिसनर कौन है, ये चीजें, ये सारी ये हमें आजाद कर देती है। किससे? आथर से। आथर से हमने आजादी लेनी है। अगर राइटर लिखने वाला एक एक राइटर है, कैनेडियन राइटर है, फ्राई उसका नाम है, फ्राई कहता है कि अगर राइटर राइटर ही डिफाइन कर दे कि इस टेक्स्ट के अंदर मीनिंग क्या है, तो वो उसने कहा था ये लिटरेरी एम्पिरियलिज्म हो जाएगा। एम्पिरियलिस्ट होते हैं जो जबरदस्ती काबज हो जाते हैं किसी की जमीनों पे। तो इसी तरह लिटरेरी एम्पिरियलिज्म तब होता है कि जब राइटर ही आपको बता दे भाई ये मीनिंग है, इसके इसके इसकी बजाय कोई मीनिंग नहीं बन रहा। या दूसरे लफ्जों में मैं आपको कह दूं कि अमेरिका सबसे बुरा कंट्री है, इसके ऊपर मजमून लिखें। अब मैंने जब आपको पहले ही कह दिया अमेरिका सबसे बुरा कंट्री है, इसके ऊपर मजमून लिखें, तो आपके माइंड में क्या इमेज बना? अब आप मजीद रिसर्च क्या करेंगे कि अमेरिका बहुत बुरा कंट्री है, उसकी हजारों उसकी सर्च करेंगे तो हजारों सर्चेज आ जाएंगी उससे रिलेटेड, आ जाएगी ना। तो इसको कहते हैं एम्पिरियलिज्म, लिटरेरी एम्पिरियलिज्म, मैनिपुलेशन इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आथर की मैनिपुलेशन ना हो, टेक्स्ट जो है वो आजाद हो, वर्क को हमने आजाद करना है। किससे? राइटर से, कि वो राइटर अपने ही मीनिंग ना दे दे, पहले से ही ना बता दे। राइटर ने लिख दिया, उसको हमने उससे आजाद करवा लिया। तो हमारे पास जो राइटर है फर्डिनेंड डी सॉशर, वो कहता है लैंग और प्रोल होता है। लैंग का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज का पूरा सिस्टम, और पूरा हर लैंग्वेज एक अपना सिस्टम रखती है। लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है। लैंग्वेज को जब हम स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज में एक पीस ऑफ टेक्स्ट को, एक लिटरेरी जोनरा को डिफरेंट लेवल पे एनालिसिस किया जा सकता है। ग्राफोलॉजिकल लेवल, आइडियोलॉजिकल लेवल, नरेशनल लेवल, ठीक है, और उसके डिस्कोर्स लेवल, मेटाफोरिकल लेवल, स्पेशल लेवल, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक टेक्स्ट को ले, उनको डिफरेंट लेवल पे हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो लैंग और सर प्रोल, लैंग का मतलब लैंग्वेज से हुआ? मैं बताता हूँ। लैंग का मतलब होता है कि सिस्टम, रूल, प्रिंसिपल, मेथड, किसी भी एक लैंग्वेज को जानने के लिए ये यूनिवर्सल है। आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, उसके रूल तो होंगे, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर भी सिस्टम होता है। उसका फोनेटिक सिस्टम होता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसका सिमेंटिक सिस्टम होता है। तो हर लैंग्वेज का एक सिस्टम है, उसको हमें जानना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, इंट्रोक्टिव कौन सा है, डबल इंट्रोक्टिव कौन सा है। तो हम देखते हैं साउंड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग एक पूरा सिस्टम है ना। तो पहले उसका होता है साउंड, हम जानते हैं भाई इसका साउंड सिस्टम क्या है लैंग्वेज का, ठीक है, इसमें कितनी साउंड्स हैं इस लैंग्वेज के अंदर। हाँ जी, इंग्लिश के अंदर कितनी साउंड्स हैं? 26। वावल कितने हैं? 5 वावल। और बाकी क्या, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। तो ये 26 क्या है? अल्फाबेट, अल्फाबेट है ये, सॉरी अल्फाबेट है। साउंड कितनी है? 44। और इसमें 24 जो है कॉन्सोनेंट है और 20 वावल। साउंड होती है इंग्लिश के अंदर 44, और अल्फाबेट जो है वो कितने हैं? अल्फाबेट होते हैं 26। और उसमें से कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट हैं वो हैं 21, और वावल जो है वो 5 है। जब हम साउंड लेवल पे देखते हैं तो उसमें 44 हो जाती है साउंड, 44। तो जब हम किसी लैंग्वेज को देखते हैं तो उसका अपना एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? साउंड का पहले सिस्टम है, फिर उसके स्ट्रक्चर का है, फिर उसके मीनिंग का है। नोट कर ले। अच्छा, जब हम साउंड पे बात करते हैं तो साउंड में हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट कौन सा है, वावल कौन सा है। मजीद एनालिसिस करें तो साउंड में हम देखते हैं फोनेटिक्स और फनीम को हम देखते हैं। फोनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि साउंड कितनी ह्यूमन का जो माउथ है वो कितनी प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम, अनकाउंटलेस। हम तो बहुत सारी साउंड
इस्तेमाल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोनेटिक एक जनरल स्टडी है साउंड की, लेकिन जब हम फोनोलॉजी की बात करते हैं तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाती है। लैंग्वेज के अंदर कितनी स्पेसिफाइड साउंड इस्तेमाल होती है इंग्लिश में, फिर हम स्टडी करते हैं। उर्दू के अंदर कितनी स्टडी होती है, फ्रेंच के अंदर कितनी स्टडी होती है, पुर्तगीज के अंदर कितनी स्टडी होती है, पश्तो के अंदर कितनी स्टडी होती है। तो अगर हम लैंग्वेज स्पेसिफिक साउंड को देखें तो फोनोलॉजी कहलाता है, और जनरल साउंड की स्टडीज करें तो उसे फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम होता है, साउंड स्ट्रक्चर्स और मीनिंग। साउंड में हम फोनेटिक और फोनोलॉजी को स्टडी करेंगे, जो कि एक मजीद सिस्टम निकल आएगा, क्योंकि सिस्टम हमेशा एक दूसरे से मरबूत होता है, उसकी ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस, चीजें उसके आपस में कनेक्टेड होती हैं, फिर सिस्टम बनता है। सिस्टम इज बेसिकली कनेक्टेड विद अनदर सिस्टम। अगर हम स्कूल का सिस्टम देखें तो स्कूल में देखें, एक सिस्टम जो है वो लाइब्रेरी का है, एक सिस्टम जो सैलरी लेने वाला है, एक वो क्लरिकल स्टाफ का है, एक टीचिंग का है, एक हेडशिप का है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम मिल के जुड़ के एक प्रिंसिपल जो ऊपर बैठा होता है वो उनको सब के साथ वो कनेक्टेड होता है, वो उन सब को मॉनिटर कर रहा होता है। ऐसे स्कूल का भी एक सिस्टम है जहां बहुत सारे सिस्टम, सब सिस्टम मिलके एक मेन सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, इट्स कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, सब सिस्टम का एक कलेक्शन होता है। होप यू गॉट द पॉइंट। इसी तरह लैंग्वेज का भी एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स जुड़े होते हैं। जैसे साउंड का सिस्टम है, उसमें हम फोनेटिक और फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं। जब हम फोनेटिक को स्टडी करते हैं तो उसमें वो साउंड और वो ट्रांसक्रिप्शन और उसकी फोन्स और आलोफोन्स और उसके बाद मार्फीम्स और बहुत सारी चीजें स्टडी होती हैं। जब हम फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो फोनोलॉजी को हम डायक्रोनिक लेवल पे देखते हैं कि पास्ट में कैसे एटमोलॉजिकल लेवल पे साउंड कैसे चेंज होती हुई यहाँ पे आई है प्रेजेंट एज तक। और जब हम सिंक्रोनिक लेवल पे लैंग्वेज की साउंड को स्टडी करते हैं तो उस वक्त मौजूदा टाइम में जो लैंग्वेज के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं हम उनको देखते हैं। लेकिन डायक्रोनिक हमेशा पास्ट से ऑनवर्ड जो अब तक तब्दीलियां आई हैं वो देखते हैं। मतलब रोमन ग्रीक से लेके मेडिवल एज तक, मेडिवल एज से लेके मजीद आज एलिजाबेथन एज तक, एलिजाबेथन एज से लेके ये सारी डायक्रोनिक स्टडी है। अगर आपसे पूछ लें कि डिफाइन डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉशर, तो आप बता सकते हैं कि लैंग्वेज के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो चेंजेस आई हैं खास पीरियड्स से खास पीरियड तक, इसको कहते हैं डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हाँ जी, रोमन ग्रीक से लेके ओल्ड इंग्लिश तक, ओल्ड इंग्लिश से लेके रोम मेडिवल एज तक, मेडिवल एज से लेके रेनेसेंस एज तक। रेनेसेंस या एलिजाबेथन एज सेम ही है, परेशान नहीं होना। एलिजाबेथन एज से लेके क्लासिकल एज तक, क्लासिकल एज से रोमांटिक एज तक, रोमांटिक एज से विक्टोरियन एज तक, विक्टोरियन एज से लेके मॉडर्न एज तक, मॉडर्न एज से लेके पोस्ट मॉडर्न एज तक। जब हम इस तरह स्टडी करते आएंगे लैंग्वेज को, उसकी मॉडिफिकेशन को, चेंजेस को, एटमोलॉजिकल लेवल पे, ग्राफोलॉजिकल लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, जिस लेवल पे मर्जी स्टडी कर लें, तो वो जो अब स्टडी करते हैं उसे डायक्रोनिक कहते हैं, डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। होप यू गॉट द पॉइंट। खदीजा समझ आई इसकी? हाँ जी। दूसरा, सिंक्रोनिक लेवल। सिंक्रोनिक लेवल का मतलब होता है कि मौजूदा दो, प्रेजेंट एज में जो चल रहा है टाइम, उस एज में ही चीजों को स्टडी करना, मॉडिफिकेशन जो हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, जो मानी बदल रहे हैं चीजों के, नए नए वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, उसको हम सिंक्रोनिक कहते हैं। हम बात कर रहे थे लैंग और प्रोल की। जब हम लैंग की बात करेंगे तो लैंग के अंदर पूरे प्रिंसिपल, उसके रूल्स, उसके मेथड, उसका सिस्टम, लैंग्वेज का कैसे लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, कैसे लर्न की जाती है, और उसकी वोकैब क्या है, वो क्या चीज है लैंग्वेज, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सारे सिस्टम, रूल्स और साइन और स्ट्रक्चर, और उसके बाद सिग्निफायर और सिग्निफाइड कैसे बना, सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक, और सारी चीजें, सारे प्रिंसिपल, सारे रूल लैंग्वेज के, लैंग्वेज का ओरिजिन, उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी चेंजेस, सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं वो लैंग के अंदर स्टडी करते हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ लैंग। और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया? फर्डिनेंड डी सॉशर ने। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गई तो बताएं।
ये एक इसके अंदर हम प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं, रूल को स्टडी करते हैं, और एक लैंग्वेज को कैसे एक्वायर किया जाता है, उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, टेंसेस चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए, ठीक है, और फिर उसकी ग्रामर है, पूरी ग्रामर को हम स्टडी करते हैं, वो उसका सिस्टम पूरा देखते हैं, जिसमें मैंने बताया कि अगर लैंग्वेज को हम स्टडी करते हैं तो उसका एक अपना सिस्टम, उसमें हम साउंड को पहले देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरी चीज क्या है, स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा मार्फोलॉजी, कि वर्ड का भी एक स्ट्रक्चर होता है। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, वर्ड कैसे फॉर्म होता है। अब जब वर्ड फॉर्म करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मार्फीम, मार्फीम होता है, मार्फीम, बाउंड मार्फीम भी होता है, अनबाउंड मार्फीम भी होता है, और उसके बाद लिक्सिकल मार्फीम भी होता है, कंटेंट भी होता है, फंक्शनल कंटेंट लेवल पे भी होता है, फंक्शनल लेवल पे भी होता है मार्फीम। तो ये मार्फोलॉजी की पूरी स्टडी करते हैं कि मार्फीम कैसे बनता है। जैसे एबल है तो उसके साथ हम अन लगा दें, एबल जो पूरा मानी देता है, एक होता है इंडिपेंडेंट मार्फीम, एक होता है डिपेंडेंट मार्फीम। ऐसा मार्फीम जो वाजे मानी देता है उससे हम अपना मानी दे सकता है, जैसे कैट है, वो एक इंडिपेंडेंट मार्फीम है, वो खड़ा हो सकता है, उसे जरूरत नहीं है कोई उसके साथ लगे, तो वो एक मार्फीम है वो भी। एबल, एबल एक मार्फीम है। अगर एबल के साथ अन लगा दे तो अन एक डिपेंडेंट मार्फीम है। अब वो उससे अगर उसके साथ कोई चीज ना लगे तो वो कोई कंप्लीट मानी नहीं देता। तो इस तरह हम मार्फोलॉजिकल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे स्टडी करते हैं। एक मार्फोलॉजी को देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और एक इसके अंदर देखते हैं सिंटैक्स को। सिंटैक्स का मतलब होता है बेसिकली सिंटैक्टिक लेवल। सिंटैक्टिक का मतलब होता है रूल्स, मेथड, और सेंटेंस का जैसे एक मेथड होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक अपना उसका सिंटैक्स है लैंग्वेज का। उसके बाद हम मीनिंग पे भी देखते हैं, ये भी सिस्टम का हिस्सा है लिंग्विस्टिक के। कैसे? जब हम मीनिंग को देखते हैं तो मीनिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं प्रैग्मेटिक लेवल पे और सिमेंटिक लेवल पे। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कॉन्टेक्सचुअल, बहुत बहुत सारी चीजों का कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए ना तो पता नहीं चलता क्या है। बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं और उसमें दो बंदे जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। आप दूर खड़ी हैं, क्या आप उसका मतलब समझ जाएंगी वो बंदे क्या कह रहे हैं एक दूसरे से? क्या वहां पे कोई तमाशा लगा हुआ है? क्या वो कोई मजिशियन है? क्या वो वहां पे कोई डायलॉग परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, या वो लड़ रहे हैं? अब ये तो आपको कॉन्टेक्स्ट जान के ही समझ आएगी, और बहुत सारी चीजों की बगैर कॉन्टेक्स्ट के समझ नहीं आती। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, स्टूडेंट शागिर्द, एक टीचर है और एक फीमेल है, दोनों एक क्लास में बैठे हुए हैं। जो ऊपर से बंदे आएंगे तो उन्हें तो नहीं पता वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो उनको पता नहीं क्या समझेंगे, इनका क्या रिलेशन है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो फौरन कॉन्टेक्स्ट से बंदा समझ जाएगा कि ये क्या चीज, ये क्या, इनका रिलेशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट से समझ आती हैं, कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं समझ सकते। यानी इसमें हम प्रैग्मेटिक को स्टडी करते हैं जिसका मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है, और दूसरा सिमेंटिक जिसका मतलब होता है मीनिंग। तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि लैंग बेसिकली वो सारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मेथड हैं एक लैंग्वेज को लर्न करने में, उसका सिस्टम जानने। अब दूसरी दूसरी चीज है प्रोल। आपने बुक से भी पढ़ा होगा। आज आपके कॉन्सेप्ट जो है, आप लैंग और प्रोल को अपने लफ्जों में लिख सकेंगी। मैं आपको इस तरह वाजे कर दूंगा। अच्छा, प्रोल क्या है? कोई आप में से बताएगा व्हाट इज प्रोल? एनीबॉडी? एनीबॉडी फ्रॉम यू, if she wants to explain what is parole, explain in your own word. Muzammal, Aqsa, Khadija, I will appreciate if you explain.
Aksa, are you over here? Yes, sir. Yes, explain what is prole. Sir, I don't know what's called. अच्छा जी, अब सुन लें डेफिनेटली, अगर आप के पास है नोटबुक तो इसको नोट कर लें इस पॉइंट को। प्रोल का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टी इसमें होता है इंडिविजुअल रोल, कंक्रीट यूजेज ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए मैंने जो सारे रूल, प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर जो सारा सीखा हुआ है लैंग्वेज के मतलब, ये मेरा लैंग है। अब उस लैंग जो मेरे ब्रेन के अंदर माइंड में है, जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस दे रहा हूं, ये मेरा प्रोल है। प्रोल मीन इंडिविजुअल यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कंपिटेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू यूज लैंग्वेज। किसी भी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है ये सारे रूल सीखने के बाद, वो प्रोल है। किसी का प्रोल अच्छा हो नहीं सकता जब तक वो सारा सिस्टम लैंग वाला वो नहीं सीखता, उसके रूल, मेथड, ग्रामेटिकल लेवल पे नहीं सीखता, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे नहीं सीखता, फोनोलॉजिकल लेवल पे नहीं सीखता, ठीक है, सिंटैक्टिक लेवल पे नहीं सीखता लैंग्वेज को, प्रैग्मेटिक लेवल पे नहीं सीखता, सिमेंटिक लेवल पे नहीं सीखता। वो सारा सिस्टम जब तक वो नहीं सीखता, उसका प्रोल अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब है प्रोल को अच्छा बनाने के लिए पहले हमें अपना लैंग अच्छा बनाना पड़ेगा। अपनी वोकैबुलरी, रूल्स, ग्रामर के रूल्स, लिक्सिकल वर्ड, लिक्सिकॉन्स होने चाहिए, अच्छी वोकैब होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, ग्रामेटिकल लेवल पे आना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे आना चाहिए, सिंटैक्टिक लेवल पे आना चाहिए, फोनोलॉजिकल लेवल पे आना चाहिए। हर लेवल पे आपको लैंग्वेज आती हो, उसके रूल्स आते हों, देन यू कैन परफॉर्म वेल। अब सिंपल वर्ड में आप जितना मर्जी किताबों से पढ़ते रहें, जितनी मर्जी किताबें, नोट्स लोगों के देख लें, जब तक ये कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं आता, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, आपको समझ नहीं आएगा। तो फर्डिनेंड डी सॉशर कहता है कि आपका प्रोल अच्छा नहीं हो सकता जब तक आपका लैंग अच्छा नहीं है। लैंग क्या है? प्रिंसिपल है, रूल है, सिस्टम है, वो सारे आइडियाज है लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपने सीखने हैं, उसको सीखे बगैर आपका प्रोल अच्छा नहीं होता। प्रोल बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट यू हैव लर्न इन लैंग। और इसी कॉन्सेप्ट को जब नॉम चॉम्स्की के पास ये कॉन्सेप्ट आया, तो उसने इसको नाम दिया कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। मतलब उसने मॉडर्न कर दिया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहां से लिया? फर्डिनेंड डी सॉशर को। फादर यही जाना जाएगा, फर्डिनेंड डी सॉशर। नॉम चॉम्स्की ने जितना भी नाम बदल लिया, नॉम चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस इससे लिया था, फर्डिनेंड डी सॉशर। फर्डिनेंड डी सॉशर के कुछ स्टूडेंट थे, ये मेरी तरह का बंदा था, वो नोट्स पे और किताबों पे बिलीव नहीं करता था। किताबें तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है ना, इधर उधर से कलेक्ट कर ली, वो आइडियाज पे बिलीव करता था। फर्डिनेंड डी सॉशर ने किताबें नहीं लिखी, लेकिन फर्डिनेंड डी सॉशर के को पढ़े बगैर आपको स्ट्रक्चरलिज्म समझ नहीं आएगा, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती। फर्डिनेंड डी सॉशर ने नोट्स लिखवाए अपने स्टूडेंट को, और उन्होंने वही नोट्स कंपाइल करके एक लैंग्वेज बना दी। अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक नाम से लिख लें। अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक बेसिकली फुट नोट ऑफ फर्डिनेंड डी सॉशर। उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट है, लैंग, प्रोल, सिग्निफाइड, साइन, सिग्निफाइड मीनिंग, सिम्योटिक, सिम्योलॉजी, synchronic meaning, synchronic concept of language, diachronic concept of language, syntagmatic, paradigmatic, arbitrariness, productivity, displacement, ये सारे कॉन्सेप्ट उसकी उस बुक अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में, जो कि बेसिकली नोट्स हैं उसके, और वो भी उसके स्टूडेंट ने लिखे, उसने नहीं लिखी कोई बुक। शेक्सपियर ने किसी यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं किया, लेकिन शेक्सपियर को पढ़े बगैर आप एमए इंग्लिश नहीं कर सकते। होप यू गॉट द पॉइंट। इंसान के आइडियाज जो हैं वो काउंट होते हैं कि आपके आइडियाज कितने प्रैक्टिकल हैं। जो मैंने ये आपको पॉइंट लिखवाए हैं, अगर आप हूबहू ऐसे पॉइंट लिख के आए पेपर के अंदर, वो पूछ ले आपसे, ये अक्सा के पेपर में ये आ भी सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, अगर आप हूबहू वैसे जवाब दें तो आपके 100% मार्क्स दे वो।
लैंग क्या है? प्रिंसिपल है, रूल है किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। उसमें उसका सिस्टम भी लैंग्वेज का आता है। जब हम सिस्टम को लर्न करते हैं तो उसमें साउंड को भी सीखते हैं। साउंड में हम फोनेटिक और फोनोलॉजी को देखते हैं, और स्ट्रक्चर में हम सिंटैक्टिक और मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, और मीनिंग के अंदर हम सिमेंटिक मीनिंग और प्रैग्मेटिक मीनिंग देखते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। किसी कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर कोई डिस्कोर्स समझ नहीं आता। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं फिर आगे चलता हूं। और यही कॉन्सेप्ट बाद में नोम चॉम्स्की ने लिया। आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नोम चॉम्स्की ने इसको नाम दे दिया कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। जो लैंग्वेज, जो प्रिंसिपल, जो रूल हम लैंग्वेज के, ग्रामर के, सारा कुछ लर्न करते हैं लैंग्वेज के मतलब, उसको उसका कॉम्पिटेंस कहते हैं। और जब ये कॉम्पिटेंस हम सीख लेते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं लिखते हैं लैंग्वेज, कहीं पे ऐसे लिखते हैं, किसी कहीं पोइम लिखते हैं, कहीं हम कोई नावल लिखते हैं या कोई बुक लिखते हैं, वो हमारा परफॉर्मेंस होता है, वो लैंग्वेज का परफॉर्मेंस होता है। और वो बेस करता है लैंग के ऊपर, आपका लैंग कितना अच्छा है। यहां तक क्लियर है तो आगे चलो। बोला तो करें, मुझे कोई पता चले कि जी आप। सर। अच्छा जी, आगे है साइन। ये मैंने पहले भी आपको समझाया और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया, क्योंकि उस्ताद को पता होता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीकों से समझाऊंगा सिग्निफाइड और सिग्निफायर। सिग्निफायर, अच्छा जी, मैं थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ। ये है एक साइन बोर्ड, ठीक है। और ये साइन बोर्ड लगा हुआ है जहां से आप, आपके किसी सिटी की या आपके गांव के किसी नुक्कड़ के ऊपर एक ना ऐसे साइन लगा हुआ है। उस साइन के ऊपर एक प्लस का साइन है, एक एक झंडा बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का झंडा है, ये उसका व्हाइट हिस्सा है और ये उसका ग्रीन हिस्सा है। ये झंडा बना हुआ है। अब ये जो ये झंडा और ये सारा कुछ है साइन, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिग्निफायर का मतलब लिख लें, उर्दू में लिख ले। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो इंग्लिश में, उर्दू में लिख ले। सिग्निफायर, साइन का मतलब होता है कोई अलामत, कोई एम्बलम, कोई अलामत, कोई साइन। सिग्निफायर का मतलब भी कोई साइन, साइन हो सकता है, कोई अलामत हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई कोई लाइन भी हो सकती है। सिग्निफायर का मतलब कोई वर्ड, कोई अलामत, कोई लाइन, कोई पिक्चर, कोई साउंड, साउंड, अलामत, वर्ड, सेंटेंस और कोई लाइन, इसको हम कहते हैं सिग्निफायर। इतना नोट कर ले। एक होता है सिग्निफाइड, वो होती है मेंटल इमेज। जैसे ही आपने झंडे को देखा तो आपके माइंड में क्या आया? इमेज एक ब्रेन में बना, क्योंकि ये झंडा पाकिस्तान का तो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आया ब्रेन में, ठीक है। अब जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान कल अकेला तो नहीं है, पाकिस्तान के 5 सूबे, वो भी 4 सूबे भी आ गए, ठीक है। आपके माइंड में पंजाब भी आया होगा, सिंध भी आया होगा, केपीके भी आया होगा, ठीक है, बलूचिस्तान भी आया होगा, कश्मीर भी आया होगा, जो आज़ाद कश्मीर है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, फिर उनके लोग भी आए होंगे, फिर उनका कल्चर भी आया होगा, फिर उनका वे ऑफ लिविंग भी आया होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि एक सिग्निफायर कितना सिग्निफाइड, किस तरह का मेंटल इमेज बनाता है। और ये सिग्निफाइड हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है कि इंडियन देखेगा तो कुछ और तरह से इमेज बनेगा, पाकिस्तान देखेगा तो और तरह से बनेगा। तो जो मेंटल इमेज किसी चीज को आपको देख के बन रहा है, वो उसका सिग्निफाइड होता है मीनिंग। लिख लें, ये भी एक स्ट्रक्चरलिस्ट का, ये भी फर्डिनेंड डी सॉशर जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट था, ये उसने कॉन्सेप्ट दिया था। यानी साइन का मतलब होता है कोई अलामत, लेकिन जब हम सिग्निफायर की बात करते हैं तो सिग्निफायर में कोई अलामत आ जाती है, कोई सेंटेंस आ जाता है, कोई सिंबल आ जाता है, कोई टोकन आ जाता है, कोई पिक्चर आ जाती है, कोई साउंड आ जाती है। ये तो हो गया सिग्निफायर।
लेकिन सिग्निफाइड के उस साउंड को सुन के, उस अलामत को देख के, उस सेंटेंस को सुन के, उस वर्ड को सुन के या उस वर्ड को देख के जो इमेज आपके माइंड में मेंटल इमेज बनता है उसे सिग्निफाइड मीनिंग कहते हैं। अब अगर ये आप नोट लिख लो तो ये सारी उम्र आपको नहीं भूलेगा। किताबों से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि किताब वाले ने तो जो लिख दिया उसकी समझ में आया उसने वो लिख दिया, उसके तो मीनिंग अपने हैं, उसे तो लिटरेरी इंपीरियलिज्म कहते हैं। हमने देखना है कि यार इसका असल मानी क्या है। अब आप अपने लफ्जों में जितना मर्जी इसे एक्सप्लेन कर लें, कोई मिसाल दे लें। अब देखिए जो बच्चा इस तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगा उसे क्यों नहीं नंबर देगा चेक करने वाला, अगर वो समझ के पढ़े तो। अब यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे फिर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको लैंग और प्रोल भी समझा दिया।